दोस्तों, अब हमारे बीच है गौरव अग्रवाल जी, जो काफ़ी हमारे देश के सामाजिक मामलों से जुड़े रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, कैसे यहाँ का सामाजिक हुलिया बदलेगा, उसके प्रति बहुत ही गंभीर हैं और युवा ही हैं। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अवधारणा है और गांधीवाद के विषय में आपकी क्या अवधारणा है। मैं एक क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता हूँ, जो राम राज्य का जो इनका गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है कम्युनलिज्म के नाम पर, मैं उसी के बारे में। पहले तो आप गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मतलब किस तरह से उनको लेते हैं, ये बताइए। गांधी जी का हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल रहा है और उनका जो टूल्स थे, जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह, वो आज भी उतने ही रिलेवेंस है जितना उस समय के समय था। हमने गांधी जी की जो वैल्यूज़ थी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा देने का काम किया था। जब फार्मर्स हमारे सबसे पहले फार्मर्स, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पे उन्होंने फार्मर्स का जो टैक्स था, 3 कटिया सिस्टम, उसको एबॉलिश किया था। पीसफुली उन्होंने उसको काउंटर किया था। सफल रहा था। तो चंपारण सत्याग्रह में इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह उनका चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद उनका खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ से प्रभाविकता, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई थी। इसके बाद गांधी जी के उनको महात्मा का टाइटल मिला और ये एक नेशनल लीडर के उसमें एमरजेंस हुआ इनका, गांधी जी का। तो आपको गांधीवाद, मतलब गांधी आपको, मतलब कि आपके हिसाब से बहुत बढ़िया योगदान दिए हैं आंदोलनों में। हाँ, आंदोलन में। ठीक है, तो गांधीवाद जो है उसको आपको कैसा लगता है। गांधीवाद उनकी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे ट्रुथ, नॉन वायलेंस। उन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ा। रिलीजन हमें सिखाता है मॉरल वैल्यूज। पॉलिटिक्स को रिलीजन से जोड़ना ही तो गड़बड़ है। ये जब पॉलिटिक्स रिलीजन जुड़ती है, अभी पॉलिटिक्स जब रिलीजन से जुड़ रही है, वोट बैंक बनते जा रहे हैं, ये कहाँ से अच्छी सोच है। ये गांधी जी का रिलीजन से जोड़ने का मतलब फेनेटिक नहीं था, कट्टर रिलीजन से जोड़ने का मतलब नहीं था। उनका जोड़ने का मतलब उनकी मॉरल वैल्यूज था, जैसे ब्रदरहुड, जैसे हम हिंदुइज्म में देखते हैं कॉपरेशन। देखिए, मतलब आइडियोलॉजी आप रिलीजन से जोड़ने का मतलब नहीं, गांधी जी ने जो रिलीजन से जोड़ा, उसकी मॉरल वैल्यूज से उसको जोड़ने की कोशिश की थी, ना कि रिलीजन से। आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। हाँ, आप पूछ सकते हैं। कोई आरोप है अगर आपका या गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई मिसकंसेप्शन आपके हैं मन में, तो आप पूछ सकते हैं। सर, जनरली लोगों के अंदर रामराज को लेके एक मिसकंसेप्ट है। रामराज एक धर्म से जोड़ के देखते हैं, ये कहाँ तक सही है। देखिए, भारत में राम कोई हिंदुइज्म का सिंबल नहीं है। राम एक आइडियल है जो किसी भी रिलीजन के साथ में इनको हम जोड़ सकते हैं। राम राज्य का मतलब यहाँ पे आइडियल स्टेट है, एक ऐसा स्टेट जिसमें सभी लोग खुश हों, एक ऐसा स्टेट जिसमें मोरल वैल्यूज बहुत हाई लेवल पे हों, एक ऐसा स्टेट जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए एकदम सजग हो, एक ऐसा स्टेट जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक की डिजायर्स का रिस्पेक्ट करे, एक ऐसा स्टेट जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऊंची हो। इसको हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य कहीं हिंदू राज्य से संबंधित नहीं है। जैसे राम के बारे में कबीर ने भी लिखा है कि तमाम जगह पे राम का नाम लिया है। यहाँ पे राम क्या है? राम सुपीरियर गॉड, ए सुपर नेचुरल पावर। इसी तरीके से राम राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसमें वो सारी चीजें हों जिससे लोगों को खुशी मिले। ये इनका जो धर्म था महात्मा गांधी का, उस धर्म को हम हिंदू, मुस्लिम या किसी धर्म से जोड़ के नहीं कह सकते। इसको कहते हैं राइटियसनेस कंडक्ट। धर्म का मतलब होता है अच्छे कार्यों को करना। इसी तरीके से इनका जो राम राज्य था, उसमें एक ऐसे राज्य की संकल्पना की गई थी जिसको हम चाहे गोल्डन स्टेट कह लें, जिसमें सारे हिंदूवादी राज्य ऐसा राज्य था जिसमें सारे लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया हो, जिसमें मोरल वैल्यूज अच्छी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अगर एक भी आदमी राजा के डिसीजन से नाराज है तो राजा को उस आदमी को भी कंसीडर करना होगा। सुशासन से हासिल। हाँ, सुशासन, मोर देन सुशासन।
राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि रूल राम राज्य में ये हुआ था कि राम ने किसी एक व्यक्ति के असहमत होने से अपना पूरा डिसीजन चेंज कर दिया था और सीता को बाहर निकाल दिया था। केवल एक व्यक्ति राम से सहमत नहीं था, हालांकि उसने ओपनली राम का विरोध भी नहीं किया था, लेकिन राम ये जानते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है हर आदमी के इच्छाओं के अनुरूप शासन चलाना, ना कि अपनी इच्छा के अनुरूप शासन चलाना। ये राम राज्य होता है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू सुपीरियर एकदम पीक पे होती है, इसको राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है मेजोरिटी का शासन चलाना और माइनॉरिटी को इग्नोर कर देना। तो इनका जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है ये वेलफेयरिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ना कि रिलीजियस स्टेट का कॉन्सेप्ट। सर लेकिन राम राज्य तो जो टर्म है हिंदू राम भगवान का गॉड है, राम हिंदू नहीं परम ब्रह्म है राम। लेकिन अदर रिलीजन में उसको अगर अदर रिलीजन में उसको मानते निराकार ब्रह्म की अवधारणा है, इसलिए उसमें टर्म यूज नहीं किया जाता है। कबीर ने भी राम का नाम लिया है कई जगह पे, तो कबीर कोई सगुण ब्रह्म के उपासक थोड़ी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। राम का नाम लिया है कबीर ने। राम का मतलब ईश्वर, गॉड। ये आस्तिकता को दर्शाता है लेकिन एक ईश्वर को दर्शाता है। राम का मतलब एक नेम ऑफ ए सिंगल गॉड। तो यहाँ पे राम राज्य का मतलब रिलीजियस स्टेट का मतलब नहीं है। राम राज्य का मतलब यहाँ पे वेलफेयरिक स्टेट का मतलब है, जिसे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये राम राज्य मतलब जिसमें धनुर्धारी राम हो, और वो वाले राम नहीं है। यहाँ रामायण वाले राम नहीं है। राम राज्य का मतलब गोल्डन स्टेट, जैसे यूटोपिया में थॉमस मोर ने बताया आइडियलिस्टिक स्टेट, या जैसे गुप्त काल को हम स्वर्ण युग बोल देते हैं। राम राज्य का मतलब है स्वर्ण राज्य, स्वर्ण युग, वेलफेयरिक स्टेट है राम राज्य। लेकिन ये गलत जोड़ते हैं। हाँ, जो राम को हिंदुइज्म से जोड़ते हैं, हाँ, वो गलत जोड़ते हैं। ये मिस इंटरप्रिटेशन है गुमराह करने के लिए। उनको कैसे कन्विंस किया जाए जो अदर रिलीजन वाले? उनको कबीरदास से कन्विंस कर सकते हैं कि उनसे पूछिए कि कबीर ने जो राम का नाम लिया है वो कौन सा राम है? धनुर्धारी नहीं। या रहीम ने कई जगह पे राम का नाम लिया, वो कौन सा राम है? धनुर्धारी राम है जो अयोध्या के राजा थे, वो नहीं राम है। परम ब्रह्म है बात किया है, जिनको अल्लाह गॉड हाँ कुछ भी करो राम कहते हैं, तो उनका था। हम आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहेंगे, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि होम रूल लीग कि इसका कॉन्सेप्ट था। एनी बेसेंट जी और तिलक जी ने होम रूल आयरलैंड से ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करने का किया भी, स्थापना भी किया। और उनका कॉन्सेप्ट था कि जो लोग अलग अलग जो है विद्रोह कर रहे हैं या अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, सब एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के काम करें, जिससे क्या होगा कि सुदृढ़ता मिलेगी, बल मिलेगा। उसके सेंटर भी 4 अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए, क्वार्टर बनाया गया, तो ये सब हुआ। उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल कर लिया और उसमें यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी शामिल की। मुस्लिम लीग जिन्ना को उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जिन्ना खुद भी थे, काम भी कर रहे थे वहाँ पर, और हिंदुओं के विषय में भी अच्छा बोलना प्रारंभ कर दिए थे। अब हुआ क्या कि जब गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, उसे कांग्रेस में मर्ज कर दिया, रिजॉल्व करके कि अब कांग्रेस के बैनर के तले काम करेंगे और हम एक एजेंडा सेट करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। एजेंडा कौन सेट करेगा? गांधी जी ने शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन, है ना। अब असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब इसमें इन्होंने कहा था कि 2 वर्षों में हम आपको आज़ादी दिला देंगे अगर आप सुचारू रूप से इसको क्रियान्वित करते हैं। चलता रहा। तो पहली बात तो ये कि जब हमारे लोग मार खा रहे थे, हमारे देश के लोग मार खा रहे थे, तब तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया। लेकिन जब घटना घटी कि 40 वहाँ सिपाही मार दिए गए, चौरा कांड, तो उसके बाद आप असहयोग आंदोलन वापस ले लो। पहला आरोप तो ये लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो और उनके लिए आपकी सिंपैथी ज़्यादा है। पहली बात ये होती। दूसरी चीज़, आप अपने इतने बड़े आंदोलन को जो काफ़ी सफल हो रहा था, उसको आपने रोक दिया। आपके साथ काम करने वाले लोग भी वहाँ पर आपसे के प्रति अब संवेदनशील हो जाते हैं कि नहीं, आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, इसे तोड़ा। और फिर क्या होता है, जो पार्टी जुड़ करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति कार्य कर रहे थे, वो सब फिर टूट करके अलग अलग हो गए। विठल भाई पटेल अलग हो गए, तिलक जी का पूरा स्वराज पार्टी अलग हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई। तो आप इस पर क्या है कि उन्होंने विखंडित कर दिया और उनका ये निर्णय गलत था। क्या आपको लगता है? पहले हमें ये समझना होगा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो किस पे काम करने होंगी। ये एकदम सही बात है कि उन्होंने जब
ये NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पीक पे था, उन्होंने विड्रॉल कर लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट में। वो पीक पे था, गांधी जी ने बैक कर लिया। इसका क्रिटिसिज्म सुभाष चंद्र बोस और काफ़ी लीडर्स ने किया था, एकदम सही बात है। लेकिन गांधी जी की आइडियोलॉजी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। गांधी जी पहली बात वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, वो हमेशा जो भी टूल्स चाहते थे वो नॉन वायलेंटिक तरीके से, और वो मास पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। क्यों मास पार्टिसिपेशन होगा तभी लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब आएगी लोगों के अंदर, वो ये फील कर पाएंगे कि वो ब्रिटिश उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कॉमन पीपल को जोड़ते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब खिलाफत मूवमेंट और ये NCM जुड़ा तो मुस्लिम का पार्टिसिपेशन यहाँ पे लो होने लगा, लोगों के अंदर एनर्जी कम होने लगी। कोई भी मूवमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन तक फुल एनर्जी के साथ नहीं चल सकता, उसको ब्रेक चाहिए। गांधी जी एक मौका ढूंढ रहे थे क्योंकि मूवमेंट लो होने लगा था। अगर मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता। अगर वो सस्पेंड हो जाता तो दोबारा से मूवमेंट को स्टार्ट कर पाना बड़ा कठिन हो जाता। तो इस दौरान उन्होंने एक चौरी चौरा का इंसिडेंट देख के मतलब कि क्योंकि आपको भविष्य में मरना है तो पहली मर जाओ। इसका चीज़ों को दोबारा से इंटरप्रेट करें, शुरुआत से इंटरप्रेट करें जिस चीज़ के, क्योंकि जो बातें कही आपने उसमें से बहुत सी बात इलॉजिकल है। जैसे पहली बात आपने कही थी कि तिलक और एलिफेंट ने मिलकर के एक होम रूल लीग बनाई जिसमें सारे के सारे लोगों को एक साथ किया। ये नहीं सही, एकदम से फैक्चुअल गलत है। गलत इस सेंस में है कि एनिमेशन की लीग अलग थी और इनकी लीग अलग। मैंने कहा ऑल इंडिया लीग और होम रूल, लेकिन दूसरी चीज मोटो एक ही था। दूसरी चीज कांग्रेस के लोगों को भी अलाउ नहीं था एनिमेशन की लीग में पार्टिसिपेट करने का। तो कैसे थे? हालांकि लोअर लेवल के जो नेता थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोखले की थी, उनको सीधे इंस्ट्रक्शन था इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे होम रूल लीग में। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि जिन्ना को एक साथ में ले आए, मुस्लिम को साथ में, तो यहाँ पे गांधी नेताओं को साथ में लाने से कोई फायदा थोड़ी। गांधी नेता कौन थे उस समय के नेता? रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे जनता का। जनता उन्हें, सारी जनता पसंद नहीं करती थी। गांधी जनता को साथ में लाना चाहते थे, ना कि अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व करने वालों को जोड़ना। तो इतना सा अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे वो नेता, वो केवल खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो कोई भी पॉपुलरिटी को लिए हुए नेता नहीं थे। अगर तिलक को छोड़ दिया जाए तो तिलक केवल मास लीडर थे, बाकी चाहे फिरोज शाह मेहता 4 आदमी उनके साथ नहीं चलने वाले थे केवल पढ़े लिखे लोगों के अलावा, या चाहे आप दादा भाई नौरोजी हो, इंग्लिश बोलते थे, कितने लोग उनके साथ चलेंगे? हिंदी बोल नहीं पाते थे। सर वो कॉमन प्रॉब्लम वो दादा भाई नौरोजी जो बात करते थे वो पढ़े लिखे एलिट क्लास के लिए, एलिटिज्म इन लोगों की क्या बात, ये बात करते थे कि गवर्नमेंट काउंसिल में हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। किसान को गवर्नमेंट काउंसिल में जाना है, उन्हें थोड़ी जाना है, उसके लिए रोजी रोटी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात करते थे। इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस का पार्टिसिपेशन मिल जाए, उसे इंडियन सिविल सर्विस में जाना है किसान को। अब जब तक मासेस भारत में यही है, यही वर्ग है, तो गांधी अब दूसरी चीज यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन आपने जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपने कहा कि तिलक के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, पूछना चाहते हैं क्योंकि जो तिलक है, तो तिलक की बात यहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए खोलते हैं मुद्दा कि एक तो गांधी की जो विचारधारा है तिलक से नहीं मिलती, वो एक्सट्रीमिस्ट सोच के। तो यहाँ पर एक मौका परस भी दिखाई देते हैं कि जब जिस दिन उनका डेथ होती है उसी दिन शुरू हुआ था इनका आंदोलन भी। हाँ, तो उन्होंने पहले तो आप उनकी आइडियोलॉजी को आप नहीं मानते हो, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के। दूसरी चीज, आप जब वो उनकी डेथ हो गई तो आप उसका भुनाने के चक्कर में कि उनके फॉलोवर से कुछ पैसा लिया जा सके, आप उसमें तिलक स्वराज फंड लगा देते हो और लोगों से उनके नाम पर पैसा बटोरते हैं। तो ये देखिए, इनमें दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहले तो तिलक की आइडियोलॉजी को सही से समझना पड़ेगा। तिलक ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे कि महात्मा गांधी, इस चीज़ को भी समझना। महात्मा गांधी वाज मोर एक्सट्रीमिस्ट देन तिलक। कैसे सिद्ध करेंगे? तिलक जो थे वो अगर ब्रिटिश का विरोध करते थे, इसका मतलब कि गांधी जी एक्सट्रीमिस्ट थे, मोर एक्सट्रीमिस्ट देन तिलक जी, मोर एक्सट्रीमिस्ट, छोटा मोटा एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। अगर गांधी ने कोई डिमांड की है तो गांधी उस डिमांड से 1% पीछे नहीं हटते थे, चाहे बात मानी जाए, चाहे जेल चले जाए, चाहे कुछ।
गांधी पे जब प्रोसिक्यूशन चलता था तो गांधी अपने आप को कभी डिफेंड नहीं किया, तिलक हमेशा अपने आप को डिफेंड करते थे। तिलक केवल स्वराज मांगते थे। गांधी बाद में तो स्वराज गांधी ने मांगा, लेकिन गांधी ऐसा स्वराज मांगते थे जिसमें कॉमन पीपल का भी वेलफेयर हो। गांधी अपनी तो ये अगर हम डिस्टिंग्विश इस सेंस में करें कि तिलक ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है कि गांधी ज़्यादा, तो ये गलत फहमी होगी। तिलक गांधी से पहले मास लीडर डेफिनेटली तिलक थे, लेकिन तिलक से ज़्यादा या तिलक के बराबर ही गांधी भी एक्सट्रीमिस्ट थे। गांधी की दूसरी आइडियोलॉजी थी। अब ये कहना कि गांधी तिलक की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, ये भी गलत है। गांधी प्योर तिलक की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, क्योंकि एक मास लीडर दूसरे मास लीडर का सम्मान करता है। दूसरी चीज, तिलक के बारे में दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि तिलक हिंदुइज्म की तरफ इंक्लिनेशन था, ये भी गलत है। तिलक प्योर सेकुलर थे। तिलक जब 1916 में तिलक का स्टेटमेंट था, तिलक ने कहा था कि अगर स्वराज अंग्रेज मुसलमानों को पहले देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, दलितों को पहले देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। तिलक, जैसे आपने कहा नेशनलिज्म, तिलक रीजनलिज्म के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे, रीजनल लैंग्वेज के बहुत बड़े सपोर्टर थे। एक कन्नड़ नेता खड़ा हुआ इंग्लिश बोलने के लिए, तिलक ने उसे कहा कि अगर आप कन्नड़ भाषा प्रमोट करना चाहते हो तो आप कन्नड़ बोलिए। तो तिलक स्वराज चाहते थे जिसमें लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी हो।